हेलो नमस्कार दोस्तों। रोजगार जिसकी चिंता हर किसी को है, हर किसी को नौकरी की तलाश है। देश में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा और सरकार इस मुद्दे पर घिरी। इस वजह से 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी और एनडीए दोनों की सीटें घट गईं। सरकार बेरोजगारी को लेकर लगातार घिरती जा रही थी। ऐसे में सरकार ने PLFS अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और बेरोजगारी को लेकर यह कहा कि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में बेरोजगारी एक जैसी रही है, अर्थात प्रतिशत नहीं बढ़ा है। ये कितना सच कितना झूठ यह आपको स्वयं पता होगा, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इसी रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट के अलग अलग एस्पेक्ट को हम समझेंगे। कई सारे सेगमेंट में इस वीडियो को मैं डिवाइड किया हूं, उस सेगमेंट के अनुसार इसको देखते चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर रोजगार किसे कहा जाता है, किस व्यक्ति को आप रोजगार व्यक्ति के रूप में देखेंगे, अर्थात जो एम्प्लॉयड है। सेकंड हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उन टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। हम बात करेंगे महिलाओं और पुरुषों के बीच में जॉब का क्या रेशियो है। फिर हम धार्मिक आधार पर देखेंगे, जातिगत आधार पर बातें करेंगे और फिर हर साल 2017 से अभी तक रोजगार की स्थिति क्या देश में रही है, इसको भी ध्यान से यहां पर समझेंगे। फिर अंत में हम जानेंगे कि किस सेगमेंट में कौन काम कर रहा है, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका अर्निंग है, अर्थात जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या अर्निंग है, जो नौकरी पेशा है उनकी क्या अर्निंग है और दिहाड़ी मजदूरों की क्या स्थिति है। इस विषय पर आज पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार रोजगार किसे कहा जाता है। ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक डेफिनेशन दी है और इस डेफिनेशन को कमोपेश हर कोई स्वीकार करता है। इसके अंदर कहा गया है कि अगर एक वेल डिफाइंड वीक में कोई व्यक्ति 1 घंटे का काम कम से कम कर रहा है और उसके लिए उसको अर्निंग हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉयड माना जाएगा और इस डेफिनेशन को पूरे विश्व में यूज किया जाता है। भारत में भी PLFS ने इसी डेफिनेशन का यूज किया है यहां पर रिपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज की जाती है। तो जिन टर्मिनोलॉजी के आधार पर यह रिपोर्ट बनती है उसमें पहला जो है उसे कहते हैं LFPR अर्थात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। इसके अंतर्गत वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जिन्हें काम की तलाश है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास LFPR आता है। अगला है WPR अर्थात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसका मतलब ये है कि जितने लोग देश में काम कर रहे हैं वो WPR के अंतर्गत काउंट होते हैं। और फिर बात करते हैं UR अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर हम डेटा को चेक करें, इस डेटा के आधार पर पता चलता है कि LFPR में जो लेबर फोर्स है, जितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, इसमें पुरुषों की स्थिति जो है वो 78.8% है, अर्थात 78.8% जो पुरुष हैं वह काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं, जबकि महिलाएं 41.7 हैं। अगर हम देखें तो 2023 और 24 इसमें जो टाइमलाइन यूज की गई है वह जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की टाइमलाइन यूज की गई है। इसमें जो टोटल वर्कफोर्स है देश का वह 60% है, उसमें से 78 पुरुष हैं और 41% महिलाएं हैं। फिर बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की। अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल 58.2% लोग जो हैं वह काम कर रहे हैं, जिसमें पुरुषों की स्थिति 76.3% है और महिलाओं की स्थिति 40.3% है। अगर हम 2022-23 की तुलना यहां पर करें तो महिलाएं वर्कफोर्स में बढ़ी हैं। टोटल जो महिलाओं की स्थिति है वह 5% से अधिक इंप्रूव करी है। इसका मतलब 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 5% महिलाएं ज्यादा काम करना शुरू कर दी हैं और यह देश के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। यहां पर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह कह सकती है
कि 2022-23 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी 3.2% बेरोजगारी दर थी और वर्तमान समय में भी 3.2% ही बेरोजगारी दर है। इस तरीके से यह टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार 2017 से लेकर 2024 तक में कितना परिवर्तन हमें यहाँ पर लेबर फोर्स, वर्कर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा। पहले 2017-18 में आप देखेंगे तो LFPR जो है वह 49.8% है। वहीं पर जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 46.8% है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% है। जब हम बात करें 18-19 के डेटा की तो 50% लोग काम करना चाहते थे या काम कर रहे थे, 47% लोग जो हैं वो वर्क कर रहे थे और 5.8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट थी। 1920 में 53%, 50%, 4.8% थी। अगर 2021 की बात करें तो 54.9% लोग काम कर रहे थे या ढूंढ रहे थे और 52.6% लोग जो हैं वह काम कर रहे थे और 4.2% लोग जो हैं वह अनएम्प्लॉयड थे। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 21-22 के डेटा की बात करें तो यहाँ पे 55% लोग काम कर रहे थे या ढूंढ रहे थे, 52.9 काम कर रहे थे और 4.1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था। अगर 22-23 की बात करें तो 58% अप्रोक्सीमेटली और WPR 56 और अनएम्प्लॉयमेंट 3.2 और 23-24 में आप देखेंगे कि लेबर फोर्स बढ़ा है देश में 7% हो गया है और काम करने वाले लोग 58% हो गए जो लगभग 2% से अधिक बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग वही चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिरकार देश में बेरोजगारी किस सेगमेंट में ज्यादा है तो यहाँ पर नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी पढ़ाई हो रही है उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ती जा रही है। देश की स्थिति कमोबेश ऐसी ही चल रही है। आपका एजुकेशन जितना बढ़ता जा रहा है आपके पास काम करने के अवसर उतने कम होते जा रहे हैं। अगर जो डेटा यहाँ पर आया है इस डेटा के अनुसार देखें तो जो लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसमें बेरोजगारी दर जो है वो 0.2% है। प्राइमरी तक आपने पढ़ाई करी तो यहाँ पर 0.6% बेरोजगारी है, 8वीं तक 1.6, मतलब जितना आप पढ़ते जा रहे हैं आपके बेरोजगार रहने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ती जा रही है। अगर हम 10वीं तक देखें तो 1.9, 12वीं तक 4.4, डिप्लोमा प्राप्त कर लिया तो यहाँ पर 1.6 और फिर जब देखते हैं ग्रेजुएशन और पीजी तो ये डेटा डराने वाले हैं। जहां पर ग्रेजुएशन में 13% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वहीं पर हम बात करें पीजी या उससे ऊपर तो 12.4% लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब जितनी ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही ज्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। यह चिंता की बात है, क्योंकि शिक्षा ही एक देश को अच्छा बनाती है और उस देश में लोगों को रोजगार शिक्षा के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा देश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जितनी आप कम पढ़ाई कर रहे हैं आप छोटे मोटे काम भी शुरू कर देते हैं जिससे अर्निंग होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आप अपने पढ़ाई के अनुसार काम ढूंढते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है कि आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे में कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर जनरेट होते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं देश में जाति और धर्म के आधार पर। पहले धार्मिक आधार पर देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो धार्मिक आधार पर आप देखेंगे तो एक तरफ आप यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं कि कितना लेबर फोर्स है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे वर्क फोर्स लगभग 46% है, वर्कर 44% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3.1% के आसपास है। मुस्लिम में देखेंगे तो लेबर फोर्स 38, वर्कर 37 और अनएम्प्लॉयमेंट हिंदू से थोड़ा सा ज्यादा 3.2% का है। सिख में 44%, 41% और यहाँ पे सबसे अधिक बेरोजगारी आपको सिख धर्म में देखने को मिलेगी। ईसाइयों की बात करें तो यहाँ पे 47.4% लोग जो है वो लेबर फोर्स हैं, 45% लोग जो है वो वर्कर हैं और 4.7% लोग जो है वो बेरोजगार हैं। ये तो धार्मिक आधार हुआ। जातिगत आधार में देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं एससी की। तो यहाँ पे जो लेबर फोर्स 45 है, वर्कर 43 है और अनएम्प्लॉयमेंट 3.3 है। एसटी की बात करें तो 53 लेबर फोर्स, 52 वर्कर और 1.9 यहाँ पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है।
ओबीसी की बात करें तो 44.4, वर्कर 43 और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1। और सामान्य जातियों की स्थिति इन सब के मुकाबले थोड़ी खराब है। 43% लेबर फोर्स, 41 यहाँ पर वर्कर और 3.8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस तरीके से ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और यह समस्याएं काफी ज्यादा देश में बढ़ चुकी हैं। बेरोजगारी की स्थिति, जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ही कम यहाँ पर आपके पास अवसर जो है वो उपलब्ध रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं काम करने वाले लोग कौन कौन है, अर्थात किस सेगमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी पेशा हैं और कितने लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर डेटा यहाँ पर देखेंगे तो 58.4% लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं, 21.7% लोग जो हैं वो नौकरी पेशा हैं और 19.8% लोग जो हैं वह दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। फिर हम देखें क्या काम कर रहे हैं, अर्थात इकोनॉमिक सेक्टर जो 3 होते हैं, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसमें हम कैटेगरी वाइज बांटें तो आप देखेंगे कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, खासकर खेती बाड़ी की बात करें, तो 46% लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिया का मैक्सिमम लेबर फोर्स यूज करता है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट तथा सर्विसेज में जुड़े हुए लोग जो है वो 12.2% है, कंस्ट्रक्शन में 12% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों का नंबर 11.4% है। युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति की तो यह स्थिति 2022-23 के मुकाबले 23-24 में आपको खराब दिखाई देगी। 22-23 में जहां पर 10% युवा बेरोजगार थे, वहीं पर 23-24 में 10.2% हो गया है। अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ पर 14.7% युवा बेरोजगार हैं, जबकि गांव में स्थिति थोड़ी ठीक है, 8.5% युवा ही बेरोजगार हैं, क्योंकि गांव में काम करने के अवसर मिल जाते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो वर्तमान समय में जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनकी इनकम नियर अबाउट 13,000 रुपीज है। वहीं पर अगर नौकरी पेशा की बात करें तो लगभग यह 21,000 रुपए के आसपास कमा रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरों की बात करें तो 400 रुपए के आसपास इनकी डेली की इनकम दिखाई दे रही है। दोस्तों, देश की दिक्कतें अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसमें पहला जो सबसे फेमस है इंडिया में वो है डिसगाइज्ड। मतलब ऐसे लोग जिन्हें यह एहसास है वह काम कर रहे हैं पर उनके उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 10 है और प्रोडक्शन 1 क्विंटल का हो रहा है, वह उस खेत का मैक्सिमम प्रोडक्शन है और उस खेत पर 10 लोग काम कर रहे हैं। अगर 5 लोग काम करेंगे तो भी 1 क्विंटल ही होगा, फिर भी वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वह 5 लोग वहां पे डिसगाइज्ड हैं, उनकी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उन्हें वहां से निकालना चाहिए और किसी और सेगमेंट में डालना चाहिए, इसे डिसगाइज्ड कहते हैं। फिर होता है सीजनल, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं मिलता। जैसे कि एग्रीकल्चर में आप नोटिस करेंगे, जब बुआई होती है या कटाई होती है, अर्थात सोइंग या हार्वेस्टिंग होता है, उस समय तो जॉब मिल जाती है पर इन बिटवीन जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में यह डेटा भी कहता है कि जितनी ज्यादा आपकी पढ़ाई होती जाएगी उतनी ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति आपके लिए भयावह होती जाएगी। तो एक होता है एजुकेशनल, जहां पे आप पढ़े लिखे हैं, जॉब की डिमांड कर रहे हैं पर जॉब आपको नहीं मिल रही है। एक होता है स्ट्रक्चरल, मतलब जितनी ज्यादा स्किल अवेलेबल है उतनी ज्यादा जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देश की स्थिति यहां पर भी काफी खराब आपको दिखाई दे रही है। एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात आपको काम की रिक्वायरमेंट है पर आपको काम नहीं मिल रहा। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है आप अपनी क्षमता से कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। डिसगाइज को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर भी आप अपनी क्षमता से कम की अर्निंग कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज कमोबेश एक जैसी चीजें होती हैं। एक देश के लिए बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि एक देश के विकसित होने का रास्ता उसके यहाँ पे रोजगार करने वाले लोगों के पास से गुजरता है। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जाएगा तो देश की स्थिति खराब होती जाएगी। वर्तमान समय में भारत की स्थिति कमोबेश ऐसी ही दिखाई दे रही है। सरकार के आंकड़े कुछ भी कहें पर देश में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और सरकार इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। देखते हैं सरकार आने वाले समय में रोजगार को लेकर क्या अपने कदम उठाती है। यह पूरी बात इनकी रिपोर्ट में थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया।
वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दो सुधांशु को। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।